हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग के पास है यूपी लेखपाल 2022 का पेपर। ये पेपर 31 जुलाई 2022 को हुआ है और इस पेपर की क्या खासियत रही है, इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न और किस किस सब्जेक्ट से किस तरीके के प्रश्न आए हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे सामने है यूपी लेखपाल का पेपर। ठीक है, तो इसमें प्रश्नों की जो संख्या दी गई है वो 1 से लेके 100 प्रश्न है। कितने? 1 से लेके 100 प्रश्न है। ठीक है, अब इन 100 प्रश्नों की व्याख्या हम दो भागों में करेंगे। पहला ये जो वीडियो है ये 1 से लेके 50 प्रश्नों की व्याख्या इसमें आपको देखने को मिलेगी और दूसरे वीडियो में आपको 51 से लेके 100 प्रश्नों की व्याख्या देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हमने इसको दो पार्ट में क्यों बनाया है? दो पार्ट में इसलिए बनाया है कि ये वीडियो जो है वो बड़ा होना है। तो क्यों बड़ा होना है? इसका भी कारण ये है कि हर प्रश्न पे हमारी विस्तृत चर्चा होगी। वो प्रश्न के क्या क्या जो है डायमेंशंस हो सकते हैं, जिससे भावी परीक्षा में जो भी आप लोग भावी परीक्षा दोगे उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या इस पे आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत ना हो। तो इस वजह से इस पूरे पेपर को हमने दो भाग में बनाया है। तो पहले हम लोग डील करेंगे 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, या ये कहूं कि 1 से लेके जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं वो अनुच्छेद आधारित हैं। क्या? अनुच्छेद आधारित हैं। यहाँ पे आपको जो है अनुच्छेद दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और उस पे आधारित 1 से लेके 5 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। अब अगर इस तरह के अनुच्छेद या गद्यांश आपके सामने आते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके लिए कुछ तैयारी नहीं करनी होती है। आपको बस इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जब ये काम इतना आसान है तो गलतियां होती कैसे हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। गलती ये होती है कि जब आप इसको पढ़ते हो तो ध्यान से नहीं पढ़ते। तो क्या करना है कि पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो कुछ जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसको अंडरलाइन करते चले जाना है। जैसे मैं थोड़ा सा मैं पढ़ के आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जैसे मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो कर्तव्य का पालन कैसे करना है? निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं, आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना। तीसरी बात क्या कह रही है? आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। ठीक है, तो कर्तव्य का पालन या कर्तव्यरत रहने की जो बात की गई है इन तीन शब्दों से की है। एक निष्काम भाव, सफलता असफलता की चिंता किए बिना और आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना। अब इस तरीके से अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हो तो इस पे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इनका उत्तर आप देते जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न है वो ये पूछा गया आपसे कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, क्या? निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना चाहिए। दूसरा, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और तीसरा, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे तो तीनों बातें की गई हैं। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए, अब यहाँ पे गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जैसे आपने इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, ठीक है, इस गद्यांश को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ गए और आपने क्या क्या देखा? मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, और आपने इस पैराग्राफ में पहले ऊपर ही लाइन देख के चले आए कि निष्काम भाव से या सफलता असफलता की चिंता बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आप ए जो है टिक करके चले आएंगे या बी टिक करके चले आएंगे। तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स होती है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन सारे ऑप्शंस को जरूर देखिए और फिर फाइनल कंक्लूजन निकाल के अपना आंसर टिक कीजिए, अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो ये लाइन भी आपको जो इसी पैराग्राफ में या इसी अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन मनीषियों ने
असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। ठीक है, तो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। ठीक है, ये मिल गया ना ये पॉइंट, असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। अब तीसरा, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? ठीक है, तो इसकी दूसरी लाइन देखो यहां पे, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति। ठीक है, तो यहां पे पहला अपशय यह है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखा, अनुभव की संपत्ति, जी हां, तो ये ऑप्शन हो गया बी, जो कि आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है चौथा प्रश्न, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? ठीक है, इसको ढूंढते हैं। धीरे धीरे बोझ बन जाता है, ये देखो, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, यहीं पे लिखा हुआ है। कौन? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसे अवसर पर सारा प्रश्न व्यर्थ हो गया, ऐसा लगता है, हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहां पे साफ दिया हुआ है कि दोबारा प्रयत्न नहीं करते। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ओके, पांचवा प्रश्न, जीवन की सार्थकता किसमें है? ठीक है, इसमें जीवन की सार्थकता की बात की जा रही है। तो अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, तो देखिए ये बात कहां की गई है। तो ये बात यहां पे गई, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। तो इसके पहले देखते हैं, कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। तो ये ऑप्शंस में कौन है? क्या हर समय सोते रहने में जीवन की सार्थकता है? जी नहीं। बहुत सारा धन कमाने में? इसकी भी बात जो है गद्यांश में नहीं की गई है। सी ऑप्शन देखो, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, देखिए ये बात की गई है ना, यहां पे देखिए, कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, ठीक है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है? सी। अब आते हैं छठे प्रश्न में, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो आनंद का पर्यायवाची होता है मोद, प्रमोद, हर्ष। ठीक है, कुछ और हम पर्यायवाची आनंद की देख लेते हैं। यहां पे आप लोग देखिए, आनंद का हर्ष, सुख, आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और खुशी। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो अपना पराया, इसमें देखिए डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जब आपको शब्द समूह दिए जाएं तो इसमें जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास का वह रूप जिसमें प्रथम, ध्यान दीजिए, जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आजकल, अच्छा बुरा, आगा पीछा, नीचे ऊपर, दूध रोटी। आपसे बोला ना कि जिसमें इस तरह का डैश लगा हो। ठीक है, देखिए, अच्छा बुरा में लगा, आगा पीछे में लगा, नीचे ऊपर में ये डैश का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, दूध रोटी में लगा हुआ है, तो इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की खासियत क्या है? प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो पत्र अलय, ये गलत है। मरण अनशन, ये भी गलत है। वीर अंगना, तो वीर अंगना जो है में ये एक्चुअली में संधि विच्छेद किसका है? वीरांगना का। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा विस्तृत से देख लेते हैं, विस्तार पूर्वक। तो वीरांगना का संधि विच्छेद वीर प्लस अंगना, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी, जो कि सही है। इसमें है क्या? वीर का र में अ और अंगना में अ प्लस अ बन के हो जाता है आ, दीर्घ। तो इस तरीके के शब्द संयोजन या संधि में दीर्घ संधि आती है। क्या कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि। ठीक है, अब आते हैं 9th नंबर पे, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। 10वें नंबर का क्या प्रश्न है? निम्न में से सलाका का तद्भव क्या है? ठीक है, तो सलाका याद रखिए, सलाका जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है सलाई। क्या होता है?
सलाई। तो सला का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है सलाई। ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोग ये एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ में इस पूरे वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। 11 नंबर का जो प्रश्न है वो शब्द की वर्तनी सही को लेके है। ठीक है। तो यहां पे पहला है भाग्य, मान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। तो क्या आपको लगता है कि भाग्यमान सही शब्द है? बिल्कुल नहीं, भाग्यवान होता है, तो ये गलत। रामायण नहीं होता, रामायण होता है, ये भी गलत। लालायित ये सही है, इसका ऑप्शन सी। तो जब ये आपको सही सी मिल गया तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। ओके, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में कौन कौन से सही है ये करना है, नहीं कि कौन सही है ये ढूंढना है। ठीक है। तो कौन कौन से सही है मतलब 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 3 सही होता है या चारों सही हो सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए। पहला है अधोगति, ये तो गलत है। उज्जवल ऐसे नहीं लिखते हैं। विस्मरण ये सही है। हितैषी भी सही है। तो 3 और 4 इस प्रश्न में सही है। तो 12 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए यहां पे बोल रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है। ध्यान दीजिए, जो गलती होती है वो ये होती है कि आप पढ़ लेते हो कि क्या है, जबकि प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग में क्या नहीं है? यामा नहीं है स्त्रीलिंग, योजना नहीं है, भिक्षा नहीं है, लेकिन क्या है? संबल है। तो ऑप्शन हो गया डी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सांझ का दोपहर होता है? बिल्कुल नहीं, सांझ सवेरा होता है। ठीक है। कृपण का दाता होता है? बिल्कुल होता है, ये सही है। तो जब ये आपको ये सही मिल गया तो ऑप्शन हो गया बी। जीवनपति का समानार्थी शब्द है? जीवनपति का समानार्थी शब्द होता है यमराज, इसका उत्तर है ए। 16 पे आते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, इसको बोलते हैं अति इंद्रिय। ठीक है, अति इंद्रिय। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्न में से पूर्ति स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, विवाह शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसका ऑप्शन होगा सी। पंखा का बहुवचन, पंखा का बहुवचन होता है पंखे, पंखे कहां लिखा? ये वाला पंखे। ठीक है, डी। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? ठीक है। तो दुशासन का जो संधि विग्रह होगा आप यहां पे देखिए। ठीक है। इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो दुशासन होगा। क्या? दुशासन, जिसमें जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। तो इसका ऑप्शन होगा यहां पे सी। नेक्स्ट 20 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ना आंसू तत्सम है, ना आंख, ना असीस, तो है क्या? अक्षर। अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्यु दंड की सजा हुई है, दंड भी है और सजा भी है, ये गलत हो गया। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, आंचल भी और पर्वत, ये भी गलत हो गया। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, भैया शुद्ध भैंस नहीं होती है, शुद्ध दूध होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, ये मेरे को तेरे को बात कहाँ पे चलती है? मुंबईया लैंग्वेज ना कि हिंदी है। ठीक है, तो मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ये होगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों गलत हैं, तो उत्तर हो गया डी। ओके। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, तो खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ओके, 23 नंबर पे आओ। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? देखिए यहां पे कारक की बात की जा रही है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान के को लिए, तो यहां पे देने की बात हो रही है ना, तो यहां पे होगा संप्रदान कारक। ठीक है,
सी। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो अरुण शब्द के अनेकार्थी यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ लाल रंग होता है, सूर्य होता है और सिंदूर होता है। तो सही सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ठीक है, ऑप्शन बी। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो यहां पे जो अनेकों लोग, ये जो है वो गलत है। जब लोग लगा है तो अनेकों का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये उत्तर होगा सी, अनेकों लोग, ये गलत है। ठीक है, अनेकों लोग गलत है, लेकिन उत्तर आपका होगा सी सही। ठीक है, 25 का सी। नेक्स्ट आते हैं, ये है 26 नंबर प्रश्न। 18 प्लस 15 भागे 3 गुणे 9 बराबर क्या होगा? देखिए, इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं तो उसके लिए आपको एक नियम याद रखना है। वो नियम है बॉडमॉस नियम, बॉडमॉस का नियम। तो पहले जान लेते हैं कि बॉडमॉस का नियम क्या होता है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बॉडमॉस का नियम ये है कि इसमें जो BODMAS है उसका पहले मतलब समझते हैं। बी का मतलब होता है कोष्ठक, ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ या अथवा का, डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन, गुणा करना, ए एडिशन मतलब जोड़ना और एस सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो जब अगर आपके पास इस तरीके के प्रश्न हो जिसमें बॉडमॉस रूल लग रहा हो, तो पहले जो हम जिसका काम करेंगे वो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन करेंगे मतलब भाग देंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर हम घटाव करेंगे। ठीक है, तो इस नियम को हम पालन करते हुए जो ये प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है? 18 प्लस 15 भागे 3 गुणे 9। तो ये बताइए इनमें से पहला क्या होगा? जी हाँ, यहां पे पहले भाग होगा, तो 15 में 3 से भाग दोगे तो क्या हो गया? 5। ठीक है, उसके बाद क्या? भाग के बाद नंबर किसका है? गुणा का। तो किससे गुणा करना है? 9 से। 5 से 9 का गुणा हो गया, कितना हो गया? ये वैल्यू हो गई 45। फिर क्या बचा? जोड़। कितना जोड़ना है? 18 प्लस प्लस 18 हो गया, कितना हो गया ये? 63। उत्तर क्या होगा? ए। ठीक है, अब आते हैं 27 पे। 15 संख्याओं का माध्य 30 है, क्या है? 15 संख्याओं का माध्य इन्होंने दिया 30। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, देखिए यहां पे जितनी भी संख्याएं 15 उन सब में 3 जोड़ दिया है, तो नया माध्य क्या होगा? इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, जो पूर्ववर्ती माध्य है उसमें जितनी संख्या जोड़ी गई है बस उसको उसके माध्य में जोड़ दीजिए। तो 30 प्लस 30 कितना होगा? 30 प्लस 3 कितना हो गया? 33। ठीक है, अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन जो है बहुलक से है। 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जानते हैं कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनमें उस संख्या को ढूंढना होता है जो सबसे ज्यादा बार लिखी गई हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले 3 को गिनते हैं। 3 यहां एक बार आ गया, फिर 2, फिर 3 4। तो जो 3 संख्या है वो 4 बार आई है। ठीक है, अब 4 को देखो, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार। ठीक है, ओके। उसके बाद 6 को देखते हैं, 6 केवल एक बार आया है। 7 को देखिए, एक बार, 2 बार आया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3। तो इसका बहुलक क्या होगा इन संख्याओं का? इन संख्याओं का बहुलक होगा 3। 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब इस तरह की संख्याएं दी होती हैं तो उनको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएंगे संख्याएं? 10 12 12 13 14 15 21। ठीक है, अब इन संख्याओं की गिनती कर लो। जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या होंगी? 7 संख्या होंगी। अच्छा, जब ये 7 संख्याएं हैं तो इसमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी होगी? चौथे नंबर की होगी। ठीक है, तो चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे है 13। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? ये होगा 13। अच्छा, अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि यार जैसे मान लें कि विषम संख्याएं दी हो, मतलब संख्याओं की संख्या जो विषम हो,
तब तो उसमें बीच वाली संख्या हम पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है, 7 है, तो 7 तो विषम संख्या है, तो इसमें तो पता चल गया कि चौथी संख्या। ठीक है, लेकिन मान लिया कि यहाँ पे संख्याओं की संख्या क्या होती, सम में होती। जैसे मान लें कि यहाँ पे संख्याएं जो होती 10 होती, फिर क्या करते, तो जब संख्या 10 होती तो इसमें आप करते जो पांचवें नंबर की संख्या है और जो छठे नंबर की संख्या है उनको आप फिफ्थ नंबर की और सिक्स्थ नंबर की आप क्या करते, जोड़ लेते। ठीक है, फिर उन दोनों के जोड़ को 2 से भाग देते थे, तो जो वैल्यू आती वो उसकी माध्यिका होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो मान लें कि ये भी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, इनमें से एक की वैल्यू क्या दे दिया है, 18। तो ए बराबर क्या है, 18। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप वो होता है 3 गुणे ए। तो यहां पे 3 गुणे ए बराबर 18 है, करेंगे तो क्या आएगा, 54। उत्तर हो गया 54। ओके, नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। बहुत ही सिंपल है, तो 12 में 11 से गुणा कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी 132। एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है। ठीक है, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21 और 22 से 24। ठीक है, इनकी जो संचयी बारंबारता है 3, 8, 15, 25, 33। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए 3 से 8 जो जंप किया, कितने के गैप से, 5, तो यहां पे आ गया 5। ठीक, 8 से 15 कितना का गैप है, 7, यहां पे आ गया 7। 15 से 25 कितना गैप है, 10, यहां पे आ गया 10। और 25 से 33 कितना गैप है, 8। ठीक है, अब 3, 5, 7, 10, 8, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 10। 10 किसके नीचे है, 19 से 21 के बीच में। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, 19 से 21 के बीच में। उत्तर हो गया डी। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। 2244 के गुणनखंडों का ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो जब इस तरह की प्रश्न दिए रहते हैं तो इनका गुणनखंड हम निकालते कैसे, तो पहली ये संख्या जो है आप लिखिए 2240। गुणनखंड निकालने के लिए हम 2 से भाग देते जाएंगे, तो 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1120। फिर 2 से भाग दो, 2 पचे 10, 560। फिर 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 2 अठे 16, ये हो गया। फिर 2 से भाग दो, 140 यहां पे आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 70 आएगा। फिर 2 से भाग दो, 35 आएगा। अब 2 से भाग जाएगा 35 में, नहीं, 5 से भाग दे के देखते हैं, 7 आएगा। फिर 5 से भाग दे दो, सॉरी 7 से भाग दो, अब ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड आ क्या रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 7 टू पावर 1। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे पूछा है गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए तरीका क्या होता है, ये जो 2 टू पावर 6 है इसको हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे, इस तरीके से 2 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 4 प्लस 2 टू पावर 5 प्लस 2 टू पावर 6। ठीक है, गुणे इधर कर लेते हैं। ठीक है,
ये पूरा गुणा रहेगा 5 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 7 टू पावर 0, सॉरी ये होगा प्लस, ठीक है, 7 टू पावर 0 प्लस 7 टू पावर 1, ठीक है, ये प्लस प्लस है, ठीक है। तो प्लीज एक बार फिर से देखिए इसको, 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 7 टू पावर 1 को क्या करेंगे, 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 4 प्लस 2 टू पावर 5 प्लस 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 1 इंटू 7 टू पावर 0 प्लस 7 टू पावर 1। अब इसको करो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 2 टू पावर 1 की वैल्यू 2, 2 टू पावर 2 4, 2 टू पावर 3 8, 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64। अब इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 4 3 7 8 7 15 16 31 और 32 63 और 64, कितना हो जाएगा 127, ठीक है। अब ये क्या है, 5 टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 और 5 टू पावर 1 की वैल्यू होगी 5, तो 5 1 6 इंटू 6, यहां पे क्या होगा 7 टू पावर 0 1 प्लस 7 टू पावर 1 7 इंटू 8, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 6096, देखिए क्या है, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 34 से लेके 38 के जो प्रश्न है, यहां पे जो ग्राफ दिया हुआ है उस पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। ये भी अगर मैं कहूं कि आपके तैयारी का सबसे जो आसान पोर्शन है वो ये है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करना। इसमें 34 से जो लोग के 38 प्रश्न है उनको कैसे करना है, देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई जो कि मिलियन रुपए में है दिखाता है, ओके। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमाई दिखाई गई है ये है ईयर 1991-92, जिसकी कमाई जो है 2640, उसी तरीके से 92-93 37-20, इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए तो 98-99 तक जो है ये कमाई दी गई है कंपनी की 31-20, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि द रेशियो उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, क्या अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब कितने ईयर हैं पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल है। करना क्या है कि 8 साल की जो कमाई है उनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने में क्या करोगे, 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120, इन सबको जोड़ के 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एवरेज, ठीक है, 8 साल का एवरेज, ठीक। अब ये जो वैल्यू आएगी एवरेज, उसमें देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से साल ऐसे हैं जिनकी कमाई कम है। तो जब इस प्रश्न को सॉल्व किया तो ये जो है 5 साल ऐसे हैं जिनकी कमाई कम है और 3 साल ऐसे हैं जिनकी कमाई ज्यादा है, किससे, औसत से। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3, ठीक है। 35 नंबर, 1997-98 में कंपनी की आय, तो 97-98 वाला ग्राफ कहां पे है, ये है 97-98 वाला, ये है। यहां पे कितनी है कंपनी का है 50-40, ठीक है, 5040, ओके। 94-95 से कितनी गुना थी, 94-95 में कितना है, ये है 94-95 3360, ठीक है। तो इसमें गुना अगर निकालना है तो आप जो है 97-98 को जो 5040 है उसको आप 3360 से भाग दे दो, ठीक है। जब आप 3360 से भाग देंगे, क्योंकि 94-95
में 3360 है, तो जब आप भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5। ठीक है, अब आते हैं 36 नंबर पे। ठीक है, 36 नंबर ये कह रहा है कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो जब हम ये परसेंटेज लेंगे ये निकलेगा 125%। ठीक है, नेक्स्ट 97-98 कंपनी की आय 93-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो 97-98 में जो है वो है 50-40, 93-94 में कितना है 25-20। ठीक है, तो ये देखो 93-94 की तुलना में 97-98 की वो करना है, तो यहां पे जो 50-40 है उसको आप 25-20 जो 93-94 की है उसका डिफरेंस देखो कितना है 25-20, ये डिफरेंस जो आएगा वो भी आ रहा है कितना 25-20। तो कितना परसेंट की वृद्धि है, तो वृद्धि कितना दिखा रहा है 25-20 इंटू 100 कर दीजिए अपॉन उस ईयर, कौन से ईयर 93-94 में जो कमाई थी 25-20, इसको भाग करोगे कितना आएगा 100। ये देखिए ये आ गया 1 इंटू 100 इज 100। ठीक है, 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी, तो ये गिरावट आएगी 7%। ठीक है, दोनों ईयर का कंपेयर कर देना है, 94-95 देख लो कितना है 94-95 33-60 है। ठीक है, 95-96 कितना है 31-20, तो इसको करने के लिए कर ही देते हैं 33-60 जो है 94-95 में है और 95-96 में कितना है 31-20। ठीक है, 31-20 इसको डिफरेंस करो, 0 6 में से 2 गया, 4 3 में से 1 गया, 2 कितना आ गया 240। ठीक है, 240 की गिरावट आई है, तो 100 पे कितना आएगा, जब 33-60 पे जो 240 है तो 100 पे कितना आ जाएगा, इसको 240 गुणे 100 बटे 33-60। ठीक है, इसको आज जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 7%, उत्तर आ गया 7। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर पे। 39 कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। ठीक है, तो 0 to 5 8, 0 to 10 12, 11 से 15 15, 16 से 20 12, 21 से 25 20 दिया है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये है 4, कितना है 4। ठीक है, हिस्टोग्राम आयतित एक प्रकार का चित्र होता है, हाँ मानते हैं चित्र होता है। ठीक है, तो किस प्रकार का चित्र होता है, तो ये है आवृत्ति आरेख। ठीक है, तो हिस्टोग्राम होता क्या है थोड़ा सा एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं यहां पे जो है इसकी थोड़ी सी मैं सफाई कर देता हूं। ठीक है, ये स्पेस क्योंकि हमारा जो मार्क है ये आया। ठीक है, तो सांख्यिकी में आयतित चित्र, सांख्यिकी में जो आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम, वो करता क्या है, वो आंकड़े वितरण का ग्राफी निरूपण है। अभी हम बताएंगे ग्राफी निरूपण इसका होता कैसे। ठीक है, ये आयत चित्र सारणीबद्ध आवृत्तियों का, यहां पे ध्यान रखिए क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्तियों का निरूपण है, निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आवृत्ति आरेख अपना उत्तर क्या हो गया सी। अब हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम दिखता कैसे है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम ऐसा दिखता है, इस तरीके से आपको जो है बार के रूप में जो है आप डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक, जिसकी एक रेंज होगी, जैसे यहां पे रेंज दी गई है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। ठीक है, और ये है क्या, एक है एक गैप, एक रेगुलर इंटरवल दिया है, और ये जो दी गई है ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई, क्या आवृत्ति। ठीक है, तो हिस्टोग्राम किसका निरूपण है, आवृत्ति आरेख का।
एक चीज मैं बता दूं आप लोग को कि जो हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था जिस मैथमेटिशियन ने, उनका नाम था कार्ल पियर्सन। क्या? कार्ल पियर्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का के क्या होगा? अब क्या है, इन्होंने बोला कि समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलो भैया समानांतर चतुर्भुज बना लिया। समानांतर चतुर्भुज होता क्या है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समानांतर हो। इन्होंने एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये कैसा त्रिभुज बना रहे हैं? जिसका समान आधार भी है। ठीक है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच, और ये समान समांतर रेखाओं के बीच में, तो ये बन गया ये त्रिभुज। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है? इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का आधा नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर होगा क्या? आधा, सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही। ओके, 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब समकोण त्रिभुज है तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या? पाइथागोरस प्रमेय वाला। पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला क्या? ए बी सी, अगर ये त्रिभुज है, ए बी बराबर 12 है, ए सी बराबर 13 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? ये होता है बी सी, मतलब बी सी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 144, 13 का स्क्वायर 169, ये डिफरेंस आया कितना? 25। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? √25 बराबर 5। वेरी सिंपल, उत्तर देखिए 5 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूट निकालने हैं। तो देखिए, रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आना है आपको। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि इस समीकरण का, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। ठीक है, तो एक रूट की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac। दूसरे रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि यहां पे ए बी सी जो लिखे हैं वो है क्या? ठीक है, तो देखिए, ए जो होता है, जो ये जो पहला पद है, देखिए x² माइनस 4x माइनस 1, यहां पे 3 पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहां पे जो a होता है, x के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होता है a। तो बताओ x के आगे यहां पे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है? तो यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पे वैल्यू है a बराबर 1। अब देखो b, यहां पे x के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? -4। तो यहां पे b बराबर क्या हो जाएगा? -4। अच्छा, c यहां पे 1 है, यहां पे तो कोई अचर संख्या नहीं है ना, यहां तो चर है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो c की वैल्यू होगी वो होगी -1। अब a b c की वैल्यू यहां पे रख के देख लेते हैं। ठीक है, एक कर ही देते हैं इसको। ओके, तो x बराबर b बराबर क्या है? -4। तो यहां पे माइनस b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस √b² क्या लिख देंगे? -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4, ए कितना है? इंटू 1, सी कितना है? -1 अपॉन 2, ए कितना है? 1।
अब देखो x बराबर 4 प्लस माइनस रूट 16, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो जब प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2, एक्स इजकल टू 4 प्लस माइनस 20 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू, यहां देखो यहां क्या करेंगे हम, 4 प्लस माइनस रूट 20 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4 इंटू 5 अपॉन 2, चलेगा। 4 गुणे 5 बराबर 20। एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का जब अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 बाहर आ गया, ये हो गया 5 अपॉन 2। अब देखो x इजकल टू, और क्या लिख सकते हैं, यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, ओके। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, 2 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट 5, ये वैल्यू होगी। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। 44 नंबर पे आते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, ओके। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो उसको बेचना चाहिए 3380 रुपए में, जिससे उसको लाभ होगा। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन का लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये जो 44 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 45 नंबर का क्वेश्चन है, वो सिंपल जो है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, अगर मैं 45 नंबर वाले की बात करूं तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा उत्तर 11%। अब आते हैं 46 नंबर पे। 46 में यहां पे दिया हुआ है, थोड़ी सी हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेजर कहाँ है हमारा, ये है, ठीक है, ओके। जिसे कैलकुलेशन करना है ना, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है, ओके। 3/2, 2/6, 4/7, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो करना क्या होता है, ऊपर की जो नॉमिनेटर होते हैं, जो अंश होता है, उसका एलसीएम निकालते हैं, और नीचे जो हर होता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 3, 2, 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा क्या, 12, ठीक है, क्योंकि 12 वह संख्या है जिसमें 3, 2, 4 सबका भाग चला जाएगा, ठीक है। एलसीएम का साधारण सा कॉन्सेप्ट। एचसीएफ 8, 6, 7, इसमें कौन सी, इन में जो भी संख्या लिखी गई है, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो तीनों को भाग दे सके। तो केवल और केवल यहां पे दिखेगा 1, जो 8 को विभाजित कर सकती है, 6 को विभाजित कर सकती है, और 7 को। तो 12/1 हो गया। तो 12/1 को आप क्या लिख सकते हो, 12, उत्तर हो गया डी। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये है 143 इसका उत्तर, ठीक है। 48 नंबर पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इंच की एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात करना है। तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन से होते हैं, जिनकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये बहुत ही सिंपल है। जब समचतुर्भुज है तो एक भुजा इसकी क्या हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी इसकी 120/4 बराबर 30, ठीक है। तो अब उन किन्हीं दो समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर है, तो अब इसका क्षेत्रफल तो 12 गुणे 30 कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा
360। ठीक है। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, क्या होता है? ये एक बंद आकृति होती है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर। तो एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली क्या होता है? बंद आकृति होता है। तो दोस्तों ये क्या था, 1 से लेके 50 तक जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम उसकी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस पे जो है अच्छा से अच्छा जो है वो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल को। जैसे वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि ये अभी जो है 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों की व्याख्या है। आगे के जो प्रश्न है 51 से लेके 100 तक वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।